नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी विधानसभा चुनाव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़, मंत्री नहीं बनाए जाने से थे नाराज। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र किसान आंदोलन का, राकेश टिकैत की चेतावनी, 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे किसान और ऐसे मजबूत होगा आंदोलन। दोस्तों, हर खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी तौकीर आलम ने कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। उन्होंने सोरो, कासगंज व अमानपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों से आगामी चुनावों में एकजुट होकर काम करने के लिए भी कहा। इस मौके पर तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की गई। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ेगी और जीतेगी भी। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकजुटता के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें। कासगंज प्रवास के दौरान तौकीर सोरो के हरिपति गंगा पर पहुंचे और मंदिरों के दर्शन भी किए। तौकीर जनपद में वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों के घर भी गए और उन्होंने संगठन को मजबूत करने के संबंध में उनसे चर्चा भी की। अमानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व आम लोगों के साथ बैठकों में भी भाग लिया। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष दिव्या शर्मा ने अमानपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन भी किया। सोरो में बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्र पटियालत, जिलाध्यक्ष अदनान मियां, तरुण शर्मा, मुन्ना लाल मौर्य व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़, मंत्री नहीं बनाए जाने से थे नाराज। जी हां दोस्तों, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी विधायक के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा किया। यही नहीं, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई। समर्थक इस बात से नाराज थे कि उनके नेता को कैबिनेट में कोई पद नहीं दिया गया। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार जॉन कुमार कामराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, लेकिन आज जब उनके समर्थकों को पता लगा कि जॉन कुमार को कैबिनेट में एक भी विभाग नहीं दिया जाएगा तो वे भड़क उठे। उन्होंने पुडुचेरी बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जॉन कुमार के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की और बैनर पोस्टरों को फाड़ दिया। बीजेपी नेता जॉन कुमार के एक समर्थक ने कहा, पहले हमारे निर्वाचन क्षेत्र में खड़े जॉन कुमार को मंत्री पद का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है। यह बहुत दुखद है। हम ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और आज उन्हें उनके धर्म के कारण इस पद से वंचित किया जा रहा है। हम जो महसूस करते हैं वही कह रहे हैं। हालांकि बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराया और कहा कि वे इस मुद्दे को पार्टी आलाकमान के सामने उठाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी समीनाथन ने कहा, जॉन कुमार के कई समर्थक आए और अनुरोध किया कि विधायक को मंत्री पद दिया जाए। हमने उनसे कहा है कि केंद्र में आलाकमान मंत्री पदों पर फैसला करेंगे। हमने समर्थकों को शांत रहने के लिए कहा है। घटना जॉन कुमार की जानकारी के बिना हुई है। विभाग आवंटन में हो रही देरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा, हम जांच करेंगे कि ये लोग जॉन कुमार के समर्थक हैं या कोई और। यह पार्टी का आंतरिक मामला है और हम कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि AINRC और बीजेपी के बीच विभागों के आवंटन में मतभेद के कारण करीब 50 दिनों के बाद भी केंद्र शासित प्रदेश में किसी ने भी मंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की चेतावनी, 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे किसान, ऐसे मजबूत होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे भाकियू के धरने के 25वें दिन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क कर आंदोलन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। साथ ही मेरठ के एक अस्पताल पर प्रशासनिक कार्रवाई न होने पर सील लगाने की चेतावनी दी। कृषि कानून के विरोध में सिवाया टोल प्लाजा पर पिछले 25 दिन से धरना चल रहा है। किसान व कार्यकर्ता बारिश में भी धरने पर डटे हुए हैं। शनिवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से छुर्र गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। शादी समारोह से लौटते समय वह कुछ देर टोल प्लाजा पर रुके। राकेश टिकैत के टोल पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राकेश टिकैत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गूंगी व बहरी हो चुकी है। सरकार को किसान हित की कोई चिंता नहीं है। सरकार में बैठे नुमाइंदे खुद को किसान हितैषी बताते हैं, जबकि सत्ता में बैठे किसी भी जनप्रतिनिधि ने कृषि कानून का विरोध नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब आंदोलन में और तेजी लानी होगी। इसके लिए कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर
आकर किसानों से संपर्क साधें और अधिक से अधिक संख्या में धरना स्थल पर पहुंचने की अपील करें। उन्होंने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और धरना जारी रखने के निर्देश दिए। बता दें कि आंदोलन को मजबूती देने के लिए अब नई रणनीति बनाई गई है। अब आंदोलन को मजबूती देने के लिए हर एक गाँव का दिल्ली बॉर्डर का कैंप लगाया जाएगा, जिसमें बॉर्डर पर प्रत्येक गाँव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जांच रिपोर्ट पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, सरकार ने न्याय की उम्मीद को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आगरा के श्री पारस अस्पताल की दम घोंटू मॉक ड्रिल मामले में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर यूपी सरकार को घेरा है। शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया कि मरीजों के परिजनों की गुहार को अनसुना कर सरकार ने न्याय की उम्मीद को तोड़ दिया। श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर दम घोंटू मॉक ड्रिल से 22 मरीजों की मौत के आरोप लगे थे। इस मामले में जिला प्रशासन की जांच पूरी हो गई है। शुक्रवार राज्य जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने प्रेस नोट जारी किया। इसमें जांच के सभी मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। प्रेस नोट के अनुसार 26 व 27 अप्रैल को 48 घंटे के डेथ ऑडिट में 16 मृतक मिले हैं। वीडियो वायरल होने पर डीएम ने 7 मौतों का दावा किया था। प्रशासनिक जांच में 16 मरीजों की मौतों का कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं, बल्कि मरीजों में संक्रमण की गंभीर स्थिति और अन्य बीमारियां को माना गया है। इस जांच रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहा, खत्म नहीं होगा प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम कर रही है और अगर सरकार उम्मीद कर रही कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। एसकेएम ने दावा किया कि कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर और किसान पहुंच गए हैं। 3 कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग को लेकर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं जा रहा, हालांकि उनकी नीति इस बार भी नाकाम होगी। बयान में कहा गया, किसान जो मांग कर रहे हैं वह यह है कि उनके आजीविका के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए। लोकतंत्र में यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार उनकी जायज मांगों को मान लेगी। इसके बजाय भाजपा नेतृत्व वाली सरकार अनावश्यक रूप से आंदोलन को लंबा खींच रही है, इसे बदनाम कर रही है और उम्मीद कर रही है कि यह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यह नहीं होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए कह रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र भी किसानों पर केंद्रीय कानूनों के बुरे प्रभावों को बेअसर करने के लिए अपने कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहा, खत्म नहीं होगा प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम कर रही है और अगर सरकार उम्मीद कर रही कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। एसकेएम ने दावा किया है कि कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी हैं तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर और किसान पहुंच गए हैं। 3 कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए कानून की मांग को लेकर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं जा रहा, हालांकि उनकी नीति इस बार भी नाकाम होगी। बयान में कहा गया, किसान जो मांग कर रहे हैं वह यह है कि उनके आजीविका के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए। लोकतंत्र में यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार उनकी जायज मांगों को मान लेगी। इसके बजाय भाजपा नेतृत्व वाली सरकार अनावश्यक रूप से आंदोलन को लंबा खींच रही है, इसे बदनाम कर रही है और उम्मीद कर रही है कि यह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यह नहीं होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए कह रहे हैं। बयान में कहा गया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र भी किसानों पर केंद्रीय कानूनों के बुरे प्रभावों को बेअसर करने के लिए अपने कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया में षड्यंत्र, दुराचार, कदाचार केस। हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोक सेवक पर आपराधिक षड्यंत्र, दुराचार, कदाचार, अनुचित लाभ लेने जैसे अपराध का अभियोग चलाने के लिए सरकार से अनुमति जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमा बिना अनुमति के लिए चल सकता है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197 का संरक्षण लोक सेवक को पद दायित्व निभाने के दौरान हुए अपराधों तक ही प्राप्त है। ड्यूटी के अलावा अपराध किया जाता है तो अभियोजन की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने अभियोग चलाने की मंजूरी दे दी है तो ऐसे
आदेश के खिलाफ याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा, आरोपी को ट्रायल कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल करने का अधिकार है। बेसिक शिक्षा विभाग आगरा के वित्त एवं लेखाधिकारी कन्हैया लाल सारस्वत की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। दरअसल एक सहायक अध्यापक के खिलाफ शिकायत की जांच बिठाकर उसे निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच 3 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई तो उसने निलंबन भत्ते का 75% भुगतान करने के लिए बीएसए को अर्जी दी। इस पर याची ने आदेश दिलाने के लिए रिश्वत मांगी। उसके बाद अध्यापक ने याची को विजिलेंस टीम द्वारा 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाया। इसके बाद विजिलेंस टीम ने अभियोजन की स्वीकृति मांगी, जिसे अस्वीकार कर सरकार ने सीबीसीआईडी को जांच सौंप दी। मामले में सीबीसीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। उसके बाद सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मिल गई। इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दी है। जस्टिस एसपी केशरवानी और जस्टिस आरएन तिलहरी को डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी बोली, बीजेपी के करीबी है जस्टिस नंदा, दूसरे जज करे याचिका पर सुनवाई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में आए नंदीग्राम के नतीजों को लेकर अदालत पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ जज को बदलने की मांग उठाई गई है। राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जस्टिस कौशिक चंदा भारतीय जनता पार्टी के करीबी है। साथ ही कहा गया है कि जस्टिस ने कई मौकों पर बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दी है। सीएम ममता बनर्जी के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को याचिका किसी और जज को देने की मांग की है। हाईकोर्ट में सीएम की तरफ से दायर की गई याचिका में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी गई थी। हालांकि इस दौरान केवल सीएम ही नहीं, टीएमसी ने चुनाव के दौरान करीबी मुकाबलों में पार्टी नेताओं की हार को लेकर हाईकोर्ट में 4 और याचिकाएं भी दायर की हैं। इनमें गोघाट, बलरामपुर, बनगांव दक्षिण और मोयना विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन याचिकाओं की हाईकोर्ट की 4 अलग-अलग पीठों ने सुनवाई की थी। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि चंदा ने राज्य के मुख्य दिलीप घोष समेत बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया है। कहा गया है कि जस्टिस ने कई मामलों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी किया है। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कुछ तस्वीरें सामने रखी है जिनमें जस्टिस चंदा कथित रूप से बीजेपी नेताओं के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीएम के वकील संजय बसु की तरफ से लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि चंदा बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे। हाल ही में जब मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस चंदा की स्थायी नियुक्ति को लेकर सीएम ममता बनर्जी की राय ली तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने मामला किसी अन्य जज को सौंपने की मांग की है। बीजेपी ने बनर्जी पर न्यायपालिका की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा, अगर मामले में कुछ सार होता तो टीएमसी ये मुद्दे उठाती ही नहीं। टीएमसी किसी अदालत, कानून और संविधान को नहीं मानती है, इसलिए वे कानून व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में वे कानूनी जंग हारने से डरते हैं। घोष ने भी यह माना कि उन्होंने जस्टिस चंदा के साथ मंच साझा किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था का सम्मान किया जाना जरूरी है। घोष ने कहा, मैं कई लोगों के साथ मंच साझा करता हूं। अगर उन्होंने हमारे साथ मंच साझा किया है जब वे वकील थे तो उसमें नुकसान क्या है? वे अब जज हैं। बनर्जी ने अधिकारी के हाथों 1956 मतों से सीट गंवाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज सेवा दिवस के रूप में मनाएगी दिल्ली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली कांग्रेस शनिवार को इसे सेवा दिवस के रूप में मनाएगी और राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को फेस मास्क, मेडिकल किट और पका हुआ भोजन समेत मुफ्त आवश्यक वस्तुओं को बांटेगी। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता इन वस्तुओं को नगर निगमों के 272 वार्डों में मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे लोगों को बांटेंगे। संगठन ने एक बयान में कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को मास्क, मेडिकल किट, पका हुआ भोजन, पानी और अन्य सामान बांटेंगे। साथ ही कहा कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता शनिवार को राहुल जी के जन्मदिन पर बिना किसी दिखावटी उत्सव के नेक काम करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मकसद हमेशा लोगों की ईमानदारी से सेवा करना रहा है, खासकर तब जब वो अब जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हों। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य मदद और समर्थन के साथ उन लोगों तक पहुंचना है जो कोविड-19 महामारी से तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता उन लोगों के परिवारों से भी मिलेंगे जिन्होंने कोरोना वायरस से अपने प्रियजनों को खो दिया है और उन्हें मदद और समर्थन देंगे। कांग्रेस पार्टी पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, पार्टी के अलग अलग संगठनों और विभागों को पत्र लिखकर कह चुकी है कि वो 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन नहीं करे। साथ ही कहा कि कोई होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगाए, बल्कि अपने पास उपलब्ध संसाधन का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ठेंगे पर नीतीश का आदेश। जिस दिन सरकार ने पत्र जारी किया उसी दिन मंत्री रामसूरत राय ने सीएम के आदेश की उड़ाई धज्जियां। जी हां दोस्तों, सरकार में नीतीश बड़े या बीजेपी, ये सवाल कई लोगों के जहन में अक्सर उठता रहता है। इसका जवाब बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने दे दिया है। शुक्रवार यानी 18 जून को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीतीश कुमार के अधीन आने वाले विभाग ने पत्र जारी किया। उसी दिन मंत्री रामसूरत राय के विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग की
और नीतीश कुमार के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। इससे बिहार सरकार में चल रहे खेल की झलक भी मिल गई। ठेंगे पर सीएम का आदेश। बिहार सरकार का एक विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग। इसके मंत्री खुद नीतीश कुमार हैं। 18 जून को सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र जारी किया। पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकार ने तय किया है कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी सीओ, बीडीओ, एसडीएम और थानेदार की ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं की 35% हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से खास तौर पर यह जानकारी मांगी कि सीओ यानी अंचलाधिकारी के पद पर कितनी महिलाएं तैनात हैं। 18 जून को सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि वे प्रतिवेदन दे कि सीओ के पद पर कितनी महिलाओं की तैनाती की गई है। जिस दिन सीएम के आदेश से संबंधित पत्र जारी हुआ, यानी 18 जून को जब ये पत्र जारी हुआ, ठीक उसी दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 22 सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश निकाल दिया। इस विभाग के मंत्री रामसूरत राय हैं, जो बीजेपी कोटे से हैं और बिहार भाजपा के सर्वे सर्वा माने जाने वाले भूपेंद्र यादव के खास बताए जाते हैं। मंत्री रामसूरत राय के विभाग ने जिन 22 सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग किया, उसमें एक भी महिला नहीं है, यानी नीतीश कुमार के 35% का फॉर्मूला तो छोड़िए, 1% भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ये वाकई दिलचस्प है कि जिस दिन सीएम का आदेश जारी हो, ठीक उसी दिन कोई मंत्री उसे सीधे ठेंगा दिखा दे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ही सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। सीओ यानी अंचलाधिकारी को पोस्टिंग मंत्री की सहमति से ही की जाती है। जाहिर है कि 18 जून को 22 सीओ की पोस्टिंग मंत्री की मंजूरी से ही हुई होगी। कुल मिलाकर कहें तो माजरा ये है कि जिस दिन नीतीश का आदेश पहुंचा, उसी दिन बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने उसकी धज्जियां उड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप झोला टांगने वाले लोग हो, बीजेपी में कुछ नहीं चलती आपकी। संबित पात्रा पर बरसे राकेश टिकैत, ठीक करते रह गए प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीते 7 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार कोरोना काल में कृषि कानून बना सकती है तो उसे वापस भी ले सकती है। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत भी अपने मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वह आज तक के दंगल शो का हिस्सा बने, जहां उनके साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद थे। शो के बीच राकेश टिकैत संबित पात्रा पर बिफर पड़े और उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमने भी वोट दिया है, आसमान में वोट नहीं मिला है उन्हें। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के बारे में बात करते हुए कहा, 6-7 महीने से किसान बैठा है, अगर हम बात नहीं मान रहे हैं तो हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी। सरकार जो पॉलिसी लेकर आई वे कानून हमें मंजूर नहीं है तो हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी, बल्कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। राकेश टिकैत की इन बातों को लेकर संबित पात्रा बीच में ही टोक पड़े। ऐसे में उन पर बिफरते हुए राकेश टिकैत ने कहा, बात तो सुन लो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था तो मेरी भी बात सुन लो। गांव की जनता ने वोट दिया है आपको, किसानों ने भी आपको वोट दिया है, ऐसे में आपको उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। किसान नेता राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए आगे कहा, कोई हवा में वोट नहीं मिल गया है भाजपा को, आप अपने घोषणा पत्र को ही कम से कम लागू कर दो। नरेंद्र मोदी जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाया जाए। राकेश टिकैत ने इस बात का जिक्र करते हुए आगे कहा, आज वह पीएम है देश के तो लागू करवा दो उस चीज को। किसान नेता ने बयान में संबित पात्रा को भी ताना मारा और कहा, संबित पात्रा जी आपकी भी कुछ नहीं चलती, आप बीजेपी में झोला टांगने वाले लोग हो, आपको कुछ कागज दे रखे हैं कि टीवी पर बैठो और अपनी बातें बताओ जनता को। आपके बड़े नेताओं में भी बोलने की हिम्मत नहीं है। राकेश टिकैत की इन बातों को लेकर संबित पात्रा भी नाराज नजर आए। उन्होंने पहले तो किसान नेता की बातों को ठीक है कहकर टाल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने न्यूज एंकर से शिकायत करते हुए कहा, आप डिबेट को कंट्रोल कर रही हैं या ये अपने आप चल रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त से बौखलाई भाजपा, जिला सदस्यों पर डाल रही दबाव। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है, वह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और संख्या बल न होने के बावजूद अपने अध्यक्ष बनाने के लिए सरकारी तंत्र के जरिए सदस्यों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, हापुड़, सिद्धार्थनगर, रामपुर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद सहित विभिन्न जिलों में भाजपा ने सपा सदस्यों और उनके परिजनों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को इसकी जानकारी दी है। खजनी के भाजपा विधायक पर गोरखपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य के पुत्र का अपहरण किए जाने का आरोप लगा है। यहाँ भाजपा विधायक की बहू ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही है। इसी तरह रामपुर सहित अन्य जिलों में
महिला जिला पंचायत सदस्यों के पति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा के इस उत्पीड़न का हिसाब लिया जाएगा। आगामी चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। मनमानी करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। सपा अध्यक्ष ने उन्नाव में पुलिसकर्मियों के निलंबन को गलत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार रक्षात्मक उपकरण उपलब्ध न करा पाने की अपनी गलती माने और दोनों पुलिसकर्मियों को बहाल करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और केजरीवाल सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम लोगों की ओर से मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही यह टिप्पणी भी की है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं हैं, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया। दरअसल एम्स के एक डॉक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को कुछ तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि कैसे खुलेआम दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों से लेकर सड़कों तक लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।